हेलो एवरीवन, आई एम शैली और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो आई होप कि यू आर डूइंग वेल और आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस वीडियो को प्रोसीड करने के पहले मैं जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि अगर आपने कोई भी वीडियो मेरे चैनल में मिस करी है या फिर कोई भी करंट लीगल इश्यूज़ जो मैं आपके साथ आए दिन डिस्कस करती रहती हूँ, अगर आपने उसे मिस करा है तो आप उसे ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि वो आपके लिए हर एस्पेक्ट में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। दोनों के दोनों आर्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन करके ही एक वीडियो में लाने की कोशिश करी है और आशा करती हूँ कि ये आपको पसंद भी आएगा। आर्टिकल 17 बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए बात करता है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड ये अबॉलिश हो चुकी है एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। इसकी प्रैक्टिस करना अपने आप में एक गुनाह है और द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब ये एक तरीके से ऑफेंस भी है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, मतलब लॉ कोई अगर लॉ ऐसा आता है तो वो ऑफेंस भी होगा। तो लॉ तब तो लॉ कोई ऐसा लॉ था नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी चीज को आर्टिकल 35 जो कि हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है कि अपनी पावर को यूज करके अगर फंडामेंटल राइट में कोई भी लॉ बनाना चाहते हैं, उसको इफेक्ट में लाना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से एक एक्ट आता है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 और इसी को आज हम जानते हैं, इसी एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, जो कि अगर ऐसी कोई अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस करता है तो वहाँ पे क्या है 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, 500 रुपीज़ का फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत ये पनिशेबल भी है, इसको एक ऑफेंस बनाया गया है। अब इसमें 2 केसेस हमको देखने को मिलेंगे। एक है पहला केस देवरज्जा वर्सेस पद्मन्ना 1958 का है और दूसरा है PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1982 का और ये 1958 का, और इसे एशियाड वर्कर केस भी बोलते हैं। तो ये देवरज्जा वर्सेस पद्मन्ना, इसमें डिस्कस किया गया था, इसमें ये नोटिस किया गया था कि वर्ड अकर्स ओनली इन आर्टिकल 17 एंड इज इंक्लोज्ड इन इनवर्टेड कॉमर्स। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट subject matter of article is not untouchability in its literal or grammatical sense, but the practice as it had developed historically in this country। मतलब ये बोला गया है कि इसको लिटरल सेंस में अनटचेबिलिटी को नहीं लेना है। लिटरल सेंस इन द सेंस कि हम किसी को जैसे मेरा कोई फ्रेंड है और वो कई दिनों से नहीं नहाया, अगर मैंने उसे बोल दिया कि चल दूर हटो मुझे नहीं छूना, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे इसको लिटरली नहीं लेना है। वो मेरे ऊपर चल के केस कर दे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये ऑफेंस नहीं है, इसको लिटरल सेंस में नहीं लिया जा सकता। इसको मतलब एक अगर कोई प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस के तरीके चला आ रहा है, जैसे कि पहले के टाइम में होता था, हरिजन्स को कुएं से पानी निकालने के लिए रोकते थे या फिर उनको टेम्पल्स पे जाने के लिए मना करते थे, तो वो सारी चीज़ें अगर होती हैं वैसी चीज़ कोई प्रैक्टिस करता है तब ये प्रोहिबिटेड है। फिर आता है PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, इसको एशियाड वर्कर्स केस भी बोलते हैं और इसमें ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 70 इज अवेलेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एज वेल एंड नॉट अगेंस्ट द स्टेट ओनली। जैसे कि हमें पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इन्फोर्सिबल होते हैं, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट ही, किसी हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं इसे इन्फोर्स कर सकते। तो ये इस केस में बोला गया था कि ये आर्टिकल 17 हम इसको इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटू सा डिस्कशन आर्टिकल 17 के बारे में। अब चलती हूँ मैं आपको लेकर आर्टिकल 18 की तरफ। ये भी बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। यहाँ पे कि किसी को टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, इन सब चीज़ों की बात की गई है कि टाइटल को कैसे अबॉलिश करते हैं वो चीज़ें बताइए, वहाँ उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स कुछ बताए गए हैं। इसमें ये बात किया गया कि नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। ये बोला गया कि कोई भी ऐसा टाइटल लेकिन ये मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के लिए है, उसको हटा के ये स्टेट नहीं कन्फर करेगा, शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। मतलब ये मिलिट्री और एकेडमिक वाले को छोड़कर अगर कोई स्टेट कन्फर करता है तो ये वायलेशन होगा हमारे आर्टिकल 18 का।
ये इसमें ये बताया गया। और इसमें दूसरे में ये बोला गया, दूसरे क्लॉज में कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यहाँ पे इंडिया के सिटीजन को ये बताया गया कि ये कोई भी फॉरेन स्टेट से कोई भी ऐसा टाइटल है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसी बात करी गई है। और तीसरे क्लॉज में बोला गया कि नो पर्सन, यहाँ पे सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों के लिए बात करी गई कि हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल व्हाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट or trust under the state accept without the consent of the president any title from any foreign state। ये बोला गया कि वो अगर कोई सिटीजन है या फिर सिटीजन नहीं है, मतलब फॉरेनर है, तो वो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के कोई भी फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं लेगा बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के। और चौथा क्लॉज ये बताया गया कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, मतलब अंडर इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट, शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोलुमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। वही चीज बताई गई है कि कोई भी गिफ्ट वगैरह, एमोलुमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें नहीं लेगा अगर कोई भी पर्सन है, वेदर इट इज अ सिटीजन और वेदर इट इज अ नॉन सिटीजन। तो दोनों की बात यहाँ पे करी गई है कि वो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब इंडिया में अगर वो वर्किंग है तो वहां की बात करी गई है, तो वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कोई भी चीज नहीं लेगा। और फिर इसमें एक केस आता है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये नेशनल अवार्ड्स की वैलिडिटी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। जैसे नेशनल अवार्ड्स होते हैं ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सारी चीजें, वहां पे वो सारी चीजें चैलेंज हुई थी। लेकिन इस केस में यही हेल्ड हुआ था कि ये वॉयलेटिव नहीं है हमारे आर्टिकल 18 के, क्योंकि ये वर्ड ऑफ एक्सेलेंस होते हैं और हम एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऐसे चीजें जो हैं ये वैलिडेट, मतलब ये वैलिड है, हम ऐसी चीजें दे सकते हैं, हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो ये बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट केस है, एक इकलौता केस है जो कि इस आर्टिकल में पढ़ने लायक है। और बुक्स खुलेंगे तो कई केसेस मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके पर्सपेक्टिव से, इसीलिए मैंने आपको केवल एक ही केस के बारे में बताया है यहाँ पे। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर रहे होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर लो, प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।